ट्रस्ट को भंग नहीं करना चाहिए। जिन लोगों पर आरोप सिद्ध होते हैं उन्हें बाहर करना चाहिए, नैतिक हों चाहे वो इन्वॉल्वमेंट के हों, कैसे भी। ट्रस्ट में संतों की भूमिका बढ़ानी चाहिए, ट्रस्ट को शक्तिशाली बनाना चाहिए और मंदिर के दैनंदिन कार्य व्यवहार से ट्रस्ट को बाहर करना चाहिए। कलेक्टर का काम ही राजस्व का संग्रह करना, प्रबंधन करना होता है। उन्होंने कब जांच की? कोई चिट्ठी निकालें कि हमने लिखा था कि यहाँ व्यवस्थाएं ठीक नहीं चल रही हैं। ये जो कूट योजना है कि कुछ लोगों के सिर पर ठीकरा फोड़ दो क्योंकि ये गैर प्रोफेशनल लोग हैं, हम प्रोफेशनल लोग अपनी कलाकारी से बच जाएंगे। ये तीनों लोग समाज में बहुत स्वाभाविक रूप से पहचाने हुए सम्मानित प्रामाणिक लोग थे और देश में बड़ी प्रतिष्ठित संस्था में लंबे समय तक काम करते आए हुए लोग थे। इनको समाज की प्रथम पंक्ति में आदर मिलता था, सम्मान मिलता था, बिठाए जाते थे। एक दुर्घटना सामने आई है, हो सकता है उसमें संलिप्त हों और हों तो जो कठोर दंड है वो उनको दिया जाए, लेकिन इसके पहले अपना आधे से अधिक जीवन इन्होंने जिस प्रामाणिकता पर बिताया है उसकी अवमानना तब तक न की जाए जब तक चीज़ें स्पष्ट नहीं हो जाती। एक वो व्यक्ति जो किसी संस्था के लिए वेतनभोगी होता है और उसके लिए काम करता है, उसको एक पत्र दिया जाता है उसकी प्रतिज्ञाओं का, उसकी सीमाओं का, उसके व्यवहार का। वो एक लाभ के लिए संस्था में आया है, जो उसका वेतन है, जो उसका बोनस है, जो उसकी प्राप्ति है। और जब कोई लाभ के लिए किसी व्यवस्था से जुड़ता है तो हर समय उसके लाभ में उसका लोभ होने की संभावना होती है। राम जन्मभूमि में जिन लोगों को आरोपित किया जा रहा है वे मुख्य जिम्मेदार नाम, बाकी जो अपराधी हैं जो जेल गए उनकी बात छोड़ते हैं, उनमें से कोई वेतनभोगी और लाभार्थी नहीं है जी। और एक दीर्घकाल है एक संगठन में इन्होंने काम किया है, 30-30, 40-40 वर्ष, 45 वर्ष इन्होंने अपने जीवन में समाज जीवन के सम्मुख रह करके राष्ट्रीय पहचान के साथ काम किया है और एक क्रेडिबिलिटी इन्होंने कायम की है। तो जब मैं कहता हूँ कि हमें धैर्य रखना है तो ये व्यक्ति की रक्षा के लिए मैं नहीं कहता हूँ, बल्कि संगठनों में, विचारों में जिन्होंने जीवन दिया है ऐसे लोगों को हमें टारगेट किलिंग के रूप में नहीं चुनना चाहिए। ये यहाँ जो लोग बैठे हैं उनके बारे में ये कल्पना बिल्कुल नहीं की जा सकती कि उन्होंने भगवान के धन की रक्षा करने की चिंता नहीं की। और स्पेशली चंपत जी की बात चूँकि आपने नाम ले लिया है, वो एक एक नए पैसे का हिसाब आपको दे सकते हैं। आज से नहीं, जब पत्थर खरीदे जा रहे थे तब से। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जिनकी अपनी कोई प्रामाणिकता नहीं है वो ऐसे प्रामाणिक लोगों पर मखौल कर रहे हैं। मैं उनका वकील नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति की जो जीवन शैली है, जिसने जो काम किया है, उसको हम ऐसे डिनाई नहीं कर सकते। इस दुर्घटना के बाद भी इस पूरे पैसे को रिकवर करा देने का जो काम हुआ है वो व्यवस्था के लोगों ने किया है, पुलिस के ऑफिसर्स को साथ लेकर के किया है। और जब ये बात सामने आकर के प्रोपेगेट होना शुरू हुई है तब तक वो अधिकांश पैसा या लगभग सारा ही रिकवर करा चुके थे, वो जो ज्ञात था उनके सामने। ये तीनों लोग समाज में बहुत स्वाभाविक रूप से पहचाने हुए सम्मानित प्रामाणिक लोग थे और देश में बड़ी प्रतिष्ठित संस्था में लंबे समय तक काम करते आए हुए लोग थे। इनको समाज की प्रथम पंक्ति में आदर मिलता था, सम्मान मिलता था, बिठाए जाते थे। एक दुर्घटना सामने आई है, हो सकता है उसमें संलिप्त हों और हों तो जो कठोर दंड है वो उनको दिया जाए, लेकिन इसके पहले अपना आधे से अधिक जीवन इन्होंने जिस प्रामाणिकता पर बिताया है उसकी अवमानना तब तक न की जाए जब तक चीज़ें स्पष्ट नहीं हो जाती हैं। ये जहाँ बैठे थे वहाँ चाहे जितने निर्दोष हों, उस दायित्व का वहन करने के कारण इन पर एक नैतिक भार है, पूरी परिस्थिति को सामने लाने का, अपने को साबित करने का नहीं, पूरी परिस्थिति को सामने लाने का कि ये हुआ है और उस होने में जितने प्रतिशत इनका दोष हो उसे भी सामने लाने का। वो चाहे इनके संलिप्त होने का हो, चाहे इनके लापरवाह होने का हो, चाहे इनकी उपेक्षा का हो, चाहे इनकी अयोग्यता का हो कि ये लोग प्रशासन संभालने के लिए नहीं बने हुए लोग थे। लेकिन हमें पहले से ये धारणा बनाना और एक विचार स्थिर करना कि ये कहीं ना कहीं किसी तरह के पाप से जुड़े हुए लोग हैं, मैं समझता हूँ कि फिर ये जो इस घटना के पहले इनका जीवन है उसका तिरस्कार है। हमारा ये कर्तव्य है कि हम कहें कि थोड़ा धैर्य रखिए और जो मनुष्यता की प्रामाणिकता है उसके प्रति अपनी संभावना मत समाप्त करिए। कल जब प्रमाण आ जाएगा कि ये इस तरह के दोषी हैं तो जो भी दंड इनके लिए होगा, मैं तो कहता हूँ फांसी भी दी जाए तो कम है। वो दोषी सिद्ध होंगे तो चाहे कोई हो, हमारा संविधान इतना प्रबल है और हमारे देश की एक परंपरा है, ये राजा राम की नगरी है, यहाँ दोष में किसको किसको दंड नहीं मिला है उसके प्रमाण है, मैं उस कथा में नहीं जा रहा हूँ। तो अब रही बात दायित्व की, आपने कहा जो लायबिलिटी है,
वो लायबिलिटी जनरल परसेप्शन के द्वारा नहीं तय की जानी चाहिए। वो लायबिलिटी मीडिया ट्रायल और पब्लिक में जो भावात्मक उद्वेग है उसके द्वारा नहीं तय की जानी चाहिए। उसी के लिए एसआईटी गठित हुई है। हमें थोड़ा समय धैर्यपूर्वक रुकना चाहिए, चीज़ें सामने आएंगी। देश के बड़े बड़े हीनियस क्राइम, बड़े भयानक मुकदमे हैं जिनमें वर्षों वर्ष प्रतीक्षा की है लोगों ने। हमने आतंकवादियों के मुकदमों की भी इससे ज़्यादा प्रतीक्षा की है। तो दौड़ा करके किसी ने पत्थर मार करके तो नहीं मारा उसे। प्रसिद्ध है कि आतंकवादियों तक को हमारे यहाँ जेल में रखा गया तो उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा, भोजन का ध्यान रखा गया। मैं एक सामान्य बात लॉ के पक्ष से कह रहा हूँ, क्योंकि आप लॉ की ज़मीन पर एक लायबिलिटी की बात कह रहे हैं। एक बार सुनिश्चित हो जाए कि इनका अपराध किस स्तर का है। ये अपराध ये पदों पर बैठे थे और जिन पदों पर ये बैठे थे उनके नीचे काम करने वाले लोगों ने गड़बड़ की थी, इसलिए नैतिक अपराध है, एक पक्ष है। एक दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है कि उस अपराध में अवेयर होते हुए भी इन्वॉल्व रहे हों। जो बात कही जा रही है कि कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया था, ये इसलिए ठीक नहीं है कि बैंक का एक आदमी बिना प्रोसीजर फॉलो किए अपना ही पैसा किसी को निकालने नहीं देता और जमा नहीं करने देता। कोई व्यक्ति जाए अपने रुपए लेकर और बैंक को कह लीजिए मैंने दे दिया, आप जमा कर दीजिएगा, वो करेंगे क्या? और अगर सैकड़ों करोड़ रुपए की कैश काउंटिंग के लिए एसबीआई इन्वॉल्व होकर अपने लोगों को लगा करके करा रही है, उसका कागज़ बन रहा है, जमा हो रहा है, तो जब कोई कहता है प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया तो ये तो पहले ही झूठी बात है। बैंक एक रिस्पॉन्सिबल संस्था है, वो अपनी पूरी सर्विस दे रही है, ले जा रही है, हिसाब कर रही है, तो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया ये बात ठीक नहीं है। वहाँ आईटी के लोग काम कर रहे हैं, वहाँ सीए काम कर रहे हैं। अब जो प्रश्न है कि फेवरेट लोगों को रख दिया गया, मैं इसको इसलिए ठीक नहीं मानता हूँ कि बैंक को एक काम सौंपा गया है। बैंक कैश काउंटिंग के लिए एक टीम लगाता है, उसने भी थर्ड पार्टी लोगों को हायर किया है। बैंक के पास पैसा गिनने के लिए बैठे हुए लोग नहीं हैं। उसने अपने किसी को, मैं अपनी बातें अपनी सूचना के आधार पर कह रहा हूँ, मैं उसका कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जिसके पास कागज़ हो सबके, लेकिन बैंक ने अपने लोगों को लगाया, अपने कुछ जिम्मेदार लोगों को ऑफिसर बनाया और उसके बाद उसने एक टीम हायर की होगी, कोई थर्ड पार्टी कोई कंपनी आई होगी, उस कंपनी में कुछ परिचित लोग रखे गए होंगे, किसी को कहा गया होगा कि इनको रखा जाए। उत्तर प्रदेश के गृह सचिव इसमें रहते हैं, एसीएस इसमें ट्रस्टी होते हैं। वो इसमें किस लिए रखे गए हैं? आरती करने के लिए। राम मंदिर में आय व्यय की व्यवस्था को, इसके संरक्षण को, इसके ऑडिट को उन्होंने कब समीक्षा की, कब सरकार को सूचित किया कि ये ठीक नहीं चल रहा है? नृपेंद्र मिश्र जी क्या देखने के लिए वहाँ आते थे? बाइट देने के लिए। भारत सरकार का आईएएस अपने मुँह मियां मिट्ठू बने बैठे हुए हैं, पूरी व्यवस्था चौपट हो गई। किसकी जिम्मेदारी थी? आप प्रेस करके कह रहे हैं लोगों को कॉन्फ्रेंस में कि यहाँ सब गड़बड़ हो गई है, और आप क्या करते थे? जिलाधिकारी कहे तो रहे हैं वो, आप क्या कर रहे थे? आपने कब संज्ञान लिया? अयोध्या जिले का जिलाधिकारी इसमें ट्रस्टी किस लिए? कलेक्टर का काम ही राजस्व का संग्रह करना, प्रबंधन करना होता है। उन्होंने कब जांच की? कोई चिट्ठी निकालें कि हमने लिखा था कि यहाँ व्यवस्थाएं ठीक नहीं चल रही हैं। ये जो कूट योजना है कि कुछ लोगों के सिर पर ठीकरा फोड़ दो क्योंकि ये गैर प्रोफेशनल लोग हैं, हम प्रोफेशनल लोग अपनी कलाकारी से बच जाएंगे, नहीं। यदि इस पूरी व्यवस्था में तीर्थ क्षेत्र उत्तरदायी है तो इसमें समान रूप से सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। जिन्हें कोषाध्यक्ष बनाया गया, यदि वे कोष संभालने का समय नहीं रखते थे तो बड़ी विनम्रता से उन्हें कहना चाहिए था कि मैं प्रणाम करके मुक्त होता हूँ। दूसरे तीसरे चौथे व्यक्ति को लगा करके मैं संभलवा रहा था और इनके आंखों से देखकर मैं संतुष्ट रहता था, ये संतोषजनक बात नहीं है। ठीक है, चाहे वो नृपेंद्र मिश्र हों, चाहे वो एसीएस हों, चाहे वो डीएम अयोध्या हों, यदि उनकी प्राथमिकताएं राम जन्मभूमि से भिन्न थीं तो राम जन्मभूमि में हुए सभी प्रकार की त्रुटियों के सब समान दोषी हैं। तो सब पर बात क्यों नहीं हो रही है? सरकार के प्रतिनिधियों को तो इसलिए रखा गया था ना, ताकि राजस्व को लेकर के, ताकि लीगल जो एस्पेक्ट हैं इसके उसको लेकर के जो संगठन के लोग इसे चला रहे हैं या जो संत समाज इसमें इन्वॉल्व है वो प्रबंधन और व्यवस्था को लेकर हो सकता है स्किल्ड नहीं हो, तो ये तो हैं, तो इनका दायित्व तो क्यों नहीं है? तो जब आप इन सारी बातों को पूरे परिदृश्य में देखेंगे तब आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी। और मेरा एक दूसरा भी पक्ष है, जो चंपत राय से असहमत हैं, जो अनिल मिश्रा से असहमत हैं, जो गोपाल राव से असहमत हैं, जो स्वामी गोविंद देवगिरी से असहमत हैं, यदि इनमें क्षमता थी तो इस दुर्घटना के सामने आने के पहले इनको आगे आकर के कहना चाहिए कि ये सब गलत है। ठीक है, हाँ,
गिरे हुए हाथी को ढेला मार करके शिकार नहीं किया जाता, ये नपुंसकों का काम है। हाँ, मैं उसका चरित्र मानता हूँ जो सारी व्यवस्था के बीच आकर किसी दिन कहता कि ये बुरी बात है। मैं अयोध्या के विषय से खिन्न था, असंतुष्ट था, मैंने दिल्ली में सबके सामने जाकर के बात कही। अच्छा लगा तो, बुरा लगा तो। सामने चंपत जी बैठे थे, मैंने कहा राम मंदिर में साधुओं के लिए एक दर्शन की लाइन अभी तक नहीं बन सकी है, सामने आकर कहिए। आज जब एक दुर्घटना सामने आ गई है, सब पसोपेश में है, तो लोगों को अवसर मिल गया है कि अच्छा ढेला मारो इनको कि ये तो बड़े बुरे लोग हैं। नहीं, ये कोई पद्धति नहीं है, ये प्रामाणिक नहीं है। मैं कंस्ट्रक्शन पर ही पूछने लगूंगा कि ये ऐसे क्यों हुआ है, वो वैसे क्यों हुआ है, तो कौन बताएगा वहाँ? नृपेंद्र जी बताएंगे। इस मंदिर के प्रति हमारी आस्था है, हम एक शब्द भी इसकी शिकायत न करना चाहते हैं, न सुनना चाहते हैं। 500 वर्ष हमारी पूर्वज पीढ़ियाँ स्वप्न देखती, मर गईं, देख नहीं पाई इसको। हम सौभाग्यशाली हैं, भगवान ने हमें उस कालखंड में जन्म दिया कि हम रामलला को विराजमान होते हुए देख पा रहे हैं। कुछ 19 बना है तो, कुछ 20 बना है तो मैं इसकी पूजा करना चाहता हूँ, मैं इस पर थूकने को राजी नहीं हूँ। लेकिन जब कोई अपनी काबिलियत और दूसरों की नाकाबिलियत पर बात करेगा तो प्रश्न तो मैं कर सकता हूँ। मैंने तो वास्तु पढ़ा है, मैंने तो भवन निर्माण के बहुत सारे सिद्धांत पढ़े हैं कि आपने ये कैसे बनाया है और वो कैसे बनाया है। ट्रस्ट को भंग नहीं करना चाहिए। जिन लोगों पर आरोप सिद्ध होते हैं उन्हें बाहर करना चाहिए, नैतिक हों चाहे वो इन्वॉल्वमेंट के हों, कैसे भी। ट्रस्ट में संतों की भूमिका बढ़ानी चाहिए, ट्रस्ट को शक्तिशाली बनाना चाहिए और मंदिर के दैनंदिन कार्य व्यवहार से ट्रस्ट को बाहर करना चाहिए। डे बाई डे जो प्रोसीडिंग है, ट्रस्ट उसके लिए नहीं है, ट्रस्ट कमांड करने के लिए है। इन्हें प्रोफेशनल्स को हायर करना चाहिए अपने अधीन। मंदिर की सफाई, मंदिर की सुरक्षा, मंदिर की चमक, मंदिर के रखरखाव के लिए प्रामाणिक कंपनियों को हायर करना चाहिए, समर्थ ट्रस्ट बनाना चाहिए और रूटीन बैठकें नियमित रूप से करके सभी व्यवस्थाओं की समितियां बना करके उनकी समीक्षा करनी चाहिए। जो भी ट्रस्टी अपनी व्यस्तताओं के कारण, अपनी परिस्थितियों के कारण मंदिर प्रबंधन में समय नहीं दे सकता, उसे तत्काल प्रभाव से सम्मान सहित मुक्त कर देना चाहिए। जिसकी प्राथमिकता राम मंदिर नहीं है, उसे राम मंदिर का ट्रस्टी नहीं होना चाहिए।